अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज़ में आपका तहे दिल से खैर मकदम करता हूं। मैं हूं आपका मेज़बान नदीम अकरम और लेकर हाजिर हूं मिडल ईस्ट की 10 सबसे बड़ी असरदार खबरें। आज की ये ताज़ा अपडेट सिर्फ जंग और सियासत की रिपोर्टिंग नहीं है दोस्तों, बल्कि वो आईना है जिसमें पूरी दुनिया की जुल्म, मुजहमत और इंसानियत की कहानी नजर आती है। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर, जहां हम बात करेंगे यमन के ड्रोन हमले की। तेल अवीव, अश्कलान और हाइफा में इजराइल को 3 करारे जवाब। वहीं इजरायली जनरल का इंकशाफ, अरबात ज़िदौन ऑपरेशन में 50 फौजी हलाक। जनरल ने कहा कि इजराइल आलमी तन्हाई में फंस गया है। वहीं हम बात करेंगे ईरान ने बनाई कौमी दिफाई काउंसिल, मिलिट्री सलाहियतें मरकजी बनाने का ऐलान, सदर जमहूर खुद करेंगे सदारत। वहीं हम बात करेंगे यूएई का सूडान में दखल, FK-2000 एयर डिफेंस सिस्टम पहुंचाए, RSF को खार्तूम की जंग का नक्शा बदलने की तैयारी। ये तमाम बड़ी रिपोर्ट्स आपके सामने होंगी, जहां पहली खबर देख सकते हैं यमन का इजराइल पर बड़ा हमला, 3 बड़े झटके दिए हैं। मिडल ईस्ट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। यमन की मुस्ला अफवाज यानी यमनी आर्म फोर्स ने आज इजराइल पर 3 अहम ड्रोन हमले किए। सिपाही सालार ब्रिगेडियर यहिया सारी ने ऐलान किया कि 3 अलग ड्रोन ऑपरेशनों में याफा और अश्कलान के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया गया, जबकि तीसरा हमला इजराइल के हाइफा बंदरगाह पर किया गया। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई गजा में हो रही नस्ल खुशी, भुखमरी की साजिश और मस्जिद अक्सा की बेरुमती का बदला है। सारी का साफ पैगाम है, यमन अपने मजलूम फलस्तीनी भाइयों, मस्जिद अक्सा और गजा के साथ मजहबी, इंसानी और अखलाकी फर्ज निभाता रहेगा। उन्होंने मुतनबे किया कि गजा की जेनोसाइड पर खामोशी उम्मत मुस्लिमा के दामन पर ऐसा दाग है जो कभी धुलेगा नहीं। वहीं अब दूसरी खबर देख सकते हैं, इजरायली जनरल का इंकशाफ, 50 सिपाही हलाक। इजराइल की अपनी ही फौज लीडरशिप अब हकीकत बयां कर रही है। इजरायली चैनल 12 को दिए इंटरव्यू में रिजर्व जनरल नोआम ने माना कि ऑपरेशन अरबात ज़िदौन इजराइल को तबाही की तरफ ले गया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन में करीब 50 इजरायली सिपाही हलाक हो चुके हैं। अब इजराइल एक ऐसी आलमी तन्हाई से गुजर रहा है जहां उसका कोई हमदर्द नहीं बचा। जनरल ने खुलासा किया कि अगर नेतन्याहू हुकूमत ने डोनाल्ड ट्रंप के कैदी तबादले मुआहदे पर अमल किया होता तो आज के बंधक अपने घरों में होते, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। अब कुछ लोग ये पूछते हैं, जब दर्जनों लिख दिया जाए तो कुछ कहते हैं कि साहब ये दर्जनों वर्जनों कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ झूठ लिखते हैं। अब चैनल 12 पर, जो कि इजरायली चैनल है, उस पर बैठ करके इजराइल का जनरल खुद कह रहा है कि 50 सिपाही जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। वहीं आप तीसरी खबर देखें, कसाम ब्रिगेड का ऐलान। गजा से कसाम ब्रिगेड यानी हमास के फौजी जना ने एक बड़ा ऐलान किया। तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा कि अगर इंटरनेशनल रेड क्रॉस इजरायली कैदियों के लिए खाना और दवा भेजना चाहता है तो हम तैयार हैं, मगर शर्त यह है कि गजा के अवाम के लिए इंसानी रहदारियां खोली जाएं और हर तरफ से गजा में मिलने वाली मदद को रोका ना जाए। अबू उबैदा ने साफ कहा कि हम कैदियों को भूखा नहीं रख रहे हैं, वो वही खाना खा रहे हैं जो हमारे मुजाहिद खा रहे हैं। उन्होंने इस बात को दोहराया कि गजा पर जब तक मुअम्मा मासरा घेराबंदी बंद नहीं होती, किसी भी इजराइल को कोई खास इम्तियाज नहीं मिलेगा। सिपाही अवितार डेविड का वीडियो जारी हुआ जिसमें उसने इजरायली हुकूमत पर ही तनकीद की और उसके ख़ानदान ने भी बयान दिया कि अवाम ए गजा और अवितार दोनों को इंसानी मदद मिलनी चाहिए, जिसके जिम्मेदार खुद नेतन्याहू है। वहीं आप चौथी खबर देखें, मैंक्रा का दोहरापन। दोस्तों, एक नमूना बनकर के पेश हुआ है मैंक्रा। मैंक्रा ने कहा कि फ्रांस पहली तरजीह में गजा के मौजूद तमाम इजरायली कैदियों को फ़ौरन बगैर किसी शर्त के रिहा किया जाए, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने हमास से मुकम्मल हथियारबंदी और उसे गजा की हुकूमत से बाहर करने की मांग कर दी। यही नहीं, मैंक्रा ने यह भी कहा कि फ्रांस गजा में रुकी हुई इंसानी मदद को जल्द से जल्द दाखिल करवाने की कोशिश कर रहा है। चंद रोज पहले फ्रांस ने गजा में खाने की मदद गिराने के लिए हवाई ड्रॉप का ऐलान किया था और इजराइल से भी अपील की थी कि वो रहदारी खोले, लेकिन हकीकत यह है कि इजराइल ने 2 मार्च से ही गजा के तमाम बॉर्डर सील कर दिए और भूख, बीमारी और प्यास अब तक 60,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इनमें हज़ारों बच्चे, बीमार और दिव्यांग शामिल हैं और जो जिंदा हैं
वो भी मौत के साए में जी रहे हैं। तो क्या इस चीज़ के बारे में मैक्रा का मुंह नहीं खुलेगा? क्या इजराइल को हथियार नहीं डालने चाहिए? वहीं आप पांचवी खबर देखें, ईरान ने दिफाई सतह पर एक इनकलाबी तब्दीली हुई है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की अमानत ने ऐलान किया है कि मुल्क में एक नया इदारा तश्कील किया जा रहा है जिसका नाम है नेशनल डिफेंस काउंसिल। इस काउंसिल की सदारत करेंगे खुद सदर जमहूर और इसमें मुल्क की 3 आला कुश्तिया अफवाज के सिपा सालार और अहम वुजरा शामिल होंगे। इसका मकसद होगा दिफाई प्रोग्राम्स पर मरकज प्लानिंग करना और मुस्लिह अफवाज की सलाहियतों को मजीद मजबूत बनाना। 2 दिन पहले ही फार्स न्यूज़ एजेंसी ने बताया था कि ईरान के सिक्योरिटी सिस्टम में बड़ी हाइकली तब्दीलियां होने जा रही हैं और अब ये उसका पहला कदम है। जनरल अब्दुल रहीम मूसा ने भी ऐलान किया था कि ईरान अपनी मिलिट्री को 3 मराहिल यानी शॉर्ट, मिड और लॉन्ग टर्म प्लान्स के जरिए मुकम्मल तौर पर तैयार कर रहा है। वहीं आप छठी खबर देख सकते हैं, 41 साल बाद आज़ाद हुए जॉर्ज अब्दुल्ला, दुनिया के सबसे पुराने सियासी कैदी और जॉर्ज अब्दुल्ला आखिरकार 41 साल बाद आज़ाद हुए हैं। लेबनान के अल कबियात से मैदीन टीवी को दिए गए पहले इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा, मेरा जुर्म सिर्फ इतना था कि मैंने कब्जा करने वालों के खिलाफ हक की आवाज़ उठाई। फ्रांस ने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो यूरोप में कार्रवाई करने वाली लिबनानी इनकलाबी फ़ौजों से जुड़े थे, मगर जॉर्ज ने अदालत में खुलकर कहा, मेरा कौम मुझे ऐसे अमल का इजाज़त नहीं देता, मगर मुझे फ़ख्र है कि मैंने इन कार्रवाइयों की शराइत की दिफा किया। उन्होंने बताया कि 1985 में मेरी रिहाई तय थी, मगर आखिरी वक्त अमेरिका ने दखल देकर सब रोक दिया। 2012 में भी हिलरी क्लिंटन ने बाकायदा चिट्ठी भेजकर मेरी रिहाई रुकवाई। जॉर्ज अब्दुल्ला ने कहा कि अब जब गजा में नस्ल खुशी हो रही है तो मेरी आज़ादी इस जद्दोजहद का हिस्सा बन गई है कि ये लड़ाई अभी जारी है। वहीं आप 7वीं खबर देख सकते हैं, अमेरिका को क्यों खटक रहा है हशद अल शाबी कानून। इराक में हशद अल शाबी यानी कि पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के लिए नए कानून पर सियासी संग्राम तेज हो गया है। हशद अल शाबी के सरबराह फलाह अल फयाज ने पार्लियामेंट से अपील की है कि ये सिर्फ कानूनी अमल नहीं है बल्कि उन शहीदों की कुर्बानी का एतराफ़ है जिन्होंने इराक की हिफाजत में अपना खून बहाया। उन्होंने कहा कि ये वक्त है वफा का और मुजाहिदीन के हक में जिन्होंने लब्बैक कहा और कानून के हशद लश्करों को दफ्तर कानून में तस्लीम किया जाएगा। उन्होंने हुकूक महफूज होंगे, मगर अमेरिका को ये रास नहीं आ रहा। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने इराकी वजीर आज़म से बातचीत में कहा, हमें गहरी फिक्र है कि ये कानून ईरान और उससे जुड़ी मिलिशियाओं के असर को और मजबूत कर देगा। असल में अमेरिका को डर है कि इराक अब फैसले खुद करने लगा है। वहीं आप 8वीं खबर देख सकते हैं, गजा और कैदियों की जंग इंसानियत का इम्तिहान बन चुकी है। आदद व शुमार रूह कपा देने वाले दोस्तों, इजरायली कब्जा अफवाज ने 7 अक्टूबर से अब तक सिर्फ वेस्ट बैंक में कुदूस में 18,500 से ज़्यादा फ़लस्तीनी गिरफ्तार किए हैं। ये ताज़ा गजा के अलावा है। कैदियों के इदारे बताते हैं कि 570 औरतें, 1500 बच्चे और तकरीबन 200 से ज़्यादा सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 49 अभी भी कैद में हैं। इन्हें जेलों में कम से कम 75 कैदी शहीद हो चुके हैं, जिसमें 46 सिर्फ गजा से और बहुत की पहचान तक छुपाई दी गई है। कैदियों के साथ तशद्दुद, घरों की तोड़फोड़, माली नुकसान और इंसानी ढाल बनाने जैसे तमाम वहशियाने हरकतें अपनाई जा रही हैं। 1948 की नकबा के बाद ये सबसे बड़ा हमला है इंसानी हुकूक पर। इसी बीच हमास ने 3 अगस्त को अवामी बगावत और मीडिया के ज़रिए आवाज़ बुलंद करने की अपील की है ताकि गजा और कैदियों की लड़ाई को पूरी दुनिया में इंसानियत की जंग बनाया जा सके। वहीं आप 9वीं खबर देख सकते हैं, लेबनान में इजरायली ड्रोन बन गए रोज़ाना की ज़िंदगी का हिस्सा। दोस्तों, बैरूत की फ़िज़ा अब सिर्फ अजान से नहीं बल्कि इजरायली ड्रोन की भनभनाहट से भी गूंजती है। उम्मे कामिल आई क्या? ये सवाल अबू हुसैन अपनी बीवी से रोज़ करते हैं। वो कोई रिश्तेदार नहीं है बल्कि वो इजरायली ड्रोन है जो सुबह के वक्त आसमान में मंडराने लगता है। सितंबर 2024 की जंग के बाद, जिसमें हज़ारों लोग शहीद हुए, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, लेबनान के लोगों की ज़िंदगी अब ड्रोन्स के साए में गुजरती है। इन ड्रोन्स की मौजूदगी पर लेबनानी अवाम तंज में कहती है, ये तो हमारे बच्चों से ज़्यादा
वक्त हमारे साथ रहते हैं, मगर ये महज मजाक नहीं है। इनकी परवाज़ के पीछे अक्सर टारगेट किलिंग, हवाई हमले और जासूसी होती है। बेरूत से लेकर बका और जुनूब तक कोई इलाका ऐसा नहीं बचा जहां इनका जन जन सुनाई ना देता हो। लेबनानियों ने शिकायत छोड़ दी है, अब वो इन्हें अपनी किस्मत का हिस्सा मानकर जीना सीख चुके हैं। वहीं आप आखिरी और 10वीं खबर देखें। यूएई ने सुडानी आरएसएफ को दिए चीन के FK-2000 एयर डिफेंस सिस्टम। सूडान की जंग में अब एक नया मोड़ आ चुका है। यूएई ने चीन के FK-2000 एयर डिफेंस सिस्टम को चाड के रास्ते आरएसएफ यानी रैपिड फोर्सेस को तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। ये हवाई टेक सिस्टम आरएसएफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ताकि वो हुकूमती फौज के जंगी जहाज़ों और ड्रोनों के माकूल जवाब दे सके। सूडानी आर्मी की सबसे बड़ी ताकत अब तक हवा से मिलने वाला बर्तरी थी, मगर अब FK-2000 की मदद आरएसएफ खार्तूम और दूसरे मैदान के अपने मराकज़ की दिफा कर सकेगी। इन दिफाई तब्दीली से जंग का तस्वुर ही बदल सकता है और सवाल ये उठता है, क्या यूएई अब सूडान में एक तरफा ताउन से जंग को लंबा करना चाहता है? जो यूएई सूडान के लिए कदम उठा सकता है, वो यूएई गज़ा के लिए दुआएं और राशन भेज सकता है, पर आज तक यूएई की तरफ से गज़ा में कोई हथियार नहीं भेजे गए, जिसकी तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आ रही है। और सवाल आखिरकार उठते रहेंगे। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।